साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल की 12वीं कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और पोटास फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। परंपरागत रूप से फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों के द्वारा इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। यहाँ इस कड़ी में हम केवल फॉस्फेट और पोटास से संबंधित जैव उर्वरकों के महत्व और उनकी भूमिका की चर्चा करेंगे। साथ ही इन बायो फर्टिलाइजर के लाभ को इस कड़ी के अंत में प्रस्तुत किया गया है। फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अधिकांश फॉस्फेट उर्वरक या तो पानी में या साइट्रिक एसिड में या फिर दोनों में घुलनशील है। आमतौर पर पानी में घुलनशील फॉस्फेट को अच्छा माना जाता है। खारे मिट्टी यानी पीएच 7.5 से अधिक होने पर फॉस्फेट का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में स्थिर हो जाता है या यूं कहें कि पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। फास्फोरस एक प्रतिक्रियाशील तत्व है तथा जटिल यौगिक यानी फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मिट्टी में फास्फोरस का स्तर लगभग 0.05% के बराबर होता है। साथ ही मिट्टी में घुलनशील फॉस्फेट की मात्रा तो और भी कम। सामान्य रूप से खराब मिट्टी में यह पीपीबी यानी 1 भाग प्रति अरब, जबकि अच्छे मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी में यह 1 भाग प्रति 10 लाख में पाया जाता है। हर बार प्रयुक्त फॉस्फेट उर्वरक का लगभग 75 से 90% अघुलनशील फॉस्फेट के रूप में मिट्टी में स्थिर हो जाता है। दुनिया भर में प्रयुक्त फॉस्फेट उर्वरकों में डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी का चलन सबसे अधिक है। डीएपी की वैश्विक मांग प्रति वर्ष लगभग 30 मिलियन टन यानी 3 करोड़ टन है। कृपया इस वीडियो श्रृंखला के एपिसोड 2, जिसमें फसल उत्पादन में उर्वरक के बढ़ते उपयोग की चर्चा की गई थी, को याद करें। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि मिट्टी में फॉस्फेट की घटती घुलनशीलता पोषक तत्वों के उपयोग क्षमता में गिरावट का एक प्रमुख कारण है और फास्फोरस की कमी फसलों की वृद्धि और उपज को गंभीर रूप से प्रभावित भी करता है। फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया यानी पीएसबी एक लाभकारी जीवाणु समूह है। पीएसबी के उपयोग से मिट्टी में कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक, लैक्टिक, ग्लूकोनिक, फ्यूमेरिक, सक्सिनिक और एसिटिक एसिड का स्राव होता है। ये कार्बनिक अम्ल मिट्टी के पीएच को नीचे लाने में मदद करता है, साथ ही अघुलनशील फॉस्फेट को फसल उपयोगी बनाने में मदद करता है। पीएसबी कुछ हार्मोन और एंजाइम जैसे फाइटेज, न्यूक्लियेज, लेसिथिनेज का स्राव करता है, जिससे पौधे का समुचित विकास और अधिक उपज प्राप्त होता है। रासायनिक उर्वरक के साथ पीएसबी के उपयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बराबर फॉस्फेट प्राप्त करने या फिर 50% तक फॉस्फेट उर्वरक के बचत में मदद मिल सकता है। पीएसबी का उपयोग बीज उपचार, मृदा उपचार या फिर ड्रिप विधि द्वारा किया जा सकता है। केवल अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। अगला बायो फर्टिलाइजर है पोटैश घोलक। जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी जीवों और उनके जीवित कोशिकाओं के लिए पोटेशियम एक आवश्यक पोषक तत्व और प्रमुख घटक है। इसलिए नाइट्रोजन के बाद पौधों द्वारा किसी भी अन्य तत्व की तुलना में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। अधिकांश मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पोटेशियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। मिट्टी में मौजूद 90 से 98% पोटास अघुलनशील होता है, इसलिए पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होता। बाजार में उपलब्ध पोटाश उर्वरक पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, लेकिन उपयोग के बाद अधिक समय तक घुलनशील नहीं रहता है। पोटाश घोलक बैक्टीरिया यानी केएमबी पोटाश खनिजों और अन्य पोटाश स्रोतों को घुलनशील रूप में बदलकर पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने में सक्षम है। पोटाश घोलक बैक्टीरिया आमतौर पर सभी मिट्टी में मौजूद होता है। हालांकि जीवाणुओं की गतिविधि प्रति ग्राम मिट्टी में उसकी जीवित संख्या या आबादी पर निर्भर करता है। पोटाश की घुलनशीलता को बढ़ाने और इसकी उपलब्धता बरकरार कर रखने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले पोटाश बायो फर्टिलाइजर से खेत का नियमित उपचार करना होगा। मिट्टी में केएमबी की आबादी में वृद्धि के साथ ग्लूकोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, कीटोग्लूकोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड आदि कार्बनिक अम्लों का स्राव होता है। पीएसबी की तरह ये जैविक अम्ल मिट्टी के पीएच को कम करके पोटाश को पौधों की जड़ों तक लाने में मदद करता है। यही पोटाश घोलक बैक्टीरिया
फसलों को मिट्टी के खारापन और सूखे आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद करता है। केएमबी का प्रयोग खेती की लागत को कम करने, उपज बढ़ाने, फसल उत्पाद का बेहतर रंग, अच्छा स्वाद, अधिक जीवन अवधि और यहां तक कि पारंपरिक उर्वरकों की खुराक को कम करने में भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। केएमबी का उपयोग मृदा उपचार या ड्रिप विधि द्वारा किया जाना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि केवल अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग हो। नाइट्रोजन जैव उर्वरक की तरह पीएसबी और केएमबी के उपयोग से विशिष्ट लाभों पर चर्चा की जा चुकी है। हालांकि सबसे बढ़िया परिणाम तब प्राप्त होता है जब सभी जैव उर्वरक यानी एनपी और के का उपयोग एक साथ किया जाए। एकल जैव उर्वरकों को प्रति एकड़ 250 से 500 मिलीलीटर जबकि बायो एनपीके को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में जैव उर्वरकों के हमारे अनुभव के अनुसार बायो एनपीके के उपयोग से 25% उर्वरकों की बचत उपज में किसी भी कमी के बिना पहले सीजन से ही संभव है और प्रचलित उर्वरकों के साथ इसका उपयोग करने पर धान की पैदावार 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर जबकि टमाटर की पैदावार में 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से कुछ राज्यवार अनुभव इस तरह से हैं। पंजाब में 12% से अधिक, उत्तर प्रदेश में लगभग 13% और कर्नाटक में लगभग 9% उपज वृद्धि संभव हो सका है। इसके साथ ही कुछ अन्य लाभ भी देखे गए हैं, जैसे फसल का 2 से 3 दिन जल्दी पकना, टिलर यानी कल्ले और प्रभावी टिलरों की संख्या में 10 से 20% तक की वृद्धि और अनाज के औसत वजन में 10% तक की वृद्धि। वहीं टमाटर के मामले में मध्य प्रदेश में 10% तक और तमिलनाडु में 16% तक वृद्धि देखी गई है। और कुछ अन्य लाभ हैं, बेहतर वृद्धि और पौधे की अधिक ऊंचाई, पौधों पर अधिक फूल तथा फलों का औसत वजन अधिक होना। उपरोक्त अनुभवों के आधार पर हमारा यह सुझाव है कि सभी फसल की खेती में उपयुक्त बायो फर्टिलाइजर को शामिल करना चाहिए ताकि उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो, खेती की लागत बढ़े बगैर उपज अधिक प्राप्त हो और खेती से आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हो सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।